society. Cooperative society, it is also a production unit managed by a number of person. It is a voluntary association person for mutual benefit. Okay, I'll highlight this also. जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं कोई म्यूचुअल बेनिफिट के लिए तो उसे कहा जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट्स एम्स आर अचीव थ्रू सेल्फ हेल्प एंड कलेक्टिव एफर्ट्स. तुम समझो जैसे कोई तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन है, तुम 4-5 फ्रेंड्स मिले और तुमने बोला कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे. सो वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है. कई सारे लोग साथ में आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें सेम ही म्यूचुअल बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं. नाउ इन सेम रिस्पेक्ट इट इज सिमिलर टू द कंपनी. कंपनी जैसे होते हैं, ओनर्स भी होते हैं इसमें, शेयर होल्डर. इट वर्क्स पर अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के हिसाब से चलती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक अलग एक्ट है. कंपनी एक्ट वाली चीज़ें फॉलो नहीं होगी. ये होती कंपनी जैसे, पर ये कंपनी नहीं होती बेसिकली, राइट. कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करती है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है, जहाँ पे सबका भला हो. एक साथ आके सब एक दूसरे का भला करने की कोशिश करते हैं. नंबर की लिमिट है 10, मतलब 10 लोग तो मिनिमम होने ही चाहिए. 2 जन मिलकर नहीं बोल सकते कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, या 5 लोग मिलकर नहीं बोल सकते. 10 लोग को साथ में आना पड़ेगा मिनिमम, और तो ही वो कहा जाएगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है. मतलब 10 लोग अगर बोलते हैं कि हाँ हम कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे रजिस्टर होना चाहते हैं, तो वो लोग हो सकते हैं. और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है. अनलिमिटेड लोग भी आकर मिलकर रह सकते हैं और साथ में सोसाइटी बना सकते हैं. The profit of the society are divided among the shareholder according to the shares held by them. और ये लोग आपस में क्या करते हैं, ये लोग साथ में पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और वापस से आपस में डिवाइड कर लेते हैं और अपने हिसाब से करते हैं. उनको जैसे रखना है, जो रेशियो रखना है उस हिसाब से. कोऑपरेटिव स्टोर्स which sell various goods to consumer at reasonable rates. Cooperative housing society provide flat and houses to member are example of cooperative society. ओके, सो आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स. एक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का. सो दीज आर टेकन फ्रॉम ए वेबसाइट. आई विल शेयर द लिंक. वहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं, राइट. सो इफ़ यू वांट यू कैन सी ऑल दोज एग्जाम्पल्स जितने भी है, वरना अभी के लिए समझने के लिए दीज 2 एग्जाम्पल्स आर इनफ, राइट. सो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, these societies are primarily for consumers who wish to buy household goods at lower prices. जिनको लोअर प्राइजेस में सामान चाहिए, उनके लिए स्पेशली ये लोग काम करते हैं. द सोसाइटी बाइज गुड्स और प्रोडक्ट्स इन बल्क अमाउंट डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑन होलसेल रेट एंड सेल्स देम टू द मेंबर्स, thus eliminating द नीड ऑफ मिडलमैन. मतलब क्या होता है, जब होलसेल में यानी कि बहुत सारा सामान जब हम प्रोड्यूसर से डायरेक्टली खरीद लेते हैं, मतलब शॉप से नहीं, जहाँ वो सामान बन रहा होता है फैक्ट्री में, वहीं से हम जाकर डायरेक्टली खरीद लेते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीदते हैं, तो हमें डिस्काउंट भी मिलता है और सस्ता भी पड़ता है. यही अगर जो सामान हम शॉप से जाके खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपना प्रॉफिट सब डाल के बेचते. बट हम डायरेक्टली होलसेलर से जब खरीदते हैं ना, डायरेक्टली सॉरी, हम जब फैक्ट्री से खरीदते हैं ना, तो हमें काफ़ी सस्ता हो जाता है. तो ये क्या करती है, ये इस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स खरीद लेती है डायरेक्टली होलसेल पे फ्रॉम द फैक्ट्री, ठीक है, और बाद में वो किसको बेचती है, अपने मेंबर्स को. द परचेज गुड्स आर सोल्ड टू द मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स इन कैश. और नॉन मेंबर्स को भी बेचती है, मतलब भले ही वो मेंबर है या नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उनको भी बेचती है. प्लस जो मेंबर्स हैं उनको भी कैश में बेचती है, यानी कि ये मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों हैं. कैपिटल इज रेज्ड बाय इशूइंग लो डिनोमिनेशनल शेयर्स टू द मेंबर्स हु आल्सो गेट डिविडेंड ऑन द शेयर्स. ये हमने देखा था, या नहीं भी देखा तो ओके, सी नाउ, कि जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने जो शेयर में पैसे लगा रखे, तो जैसे कंपनी प्रॉफिट देती है अपने शेयर होल्डर्स को, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अपने मेंबर्स को शेयर पे प्रॉफिट्स देती है. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी डू नॉट यूज एडवर्टाइजिंग बट रिलाई ऑन वर्ड ऑफ माउथ. मतलब जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो मतलब मुंह बोले ज़बान पे ही चलती है. वो लोग कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करती अपना, पर लोग बोलते, किसी ने बोल दिया कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छी है, यहाँ से आप सामान ले सकते हो, तो बस उनके लिए उतना इनफ है. वो अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करती है, मतलब चाहे तो कर सकती है बट मेजरली नहीं करती है. दे इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल रेट. रीजनेबल रेट होते हैं मतलब महंगे नहीं होते, सही दाम पे बेचते हैं ये लोग. दे सेट अप स्टोर्स और आउटलेट टू सेल गुड्स एंड सर्विस एंड अवेल ह्यूज डिस्काउंट फ्रॉम प्रोड्यूसर. ये लोग भी डिस्काउंट लेते हैं और आगे जाके भी लोगों को सस्ते में बेचते हैं. मतलब जितना उन्होंने खरीदा उतने प्राइस पे बेचेंगे और थोड़ा सी ज़्यादा बेचेंगे. मतलब अल्टीमेटली हम शॉप से खरीदेंगे उससे तो सस्ता ही होगा वो.
सब ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कौन से सुपर बाज़ार है, अपना बाज़ार है। ऑल्सो जो अमूल आता है ना, अमूल मिल्क आता है, कर्ड आता है, तो ये भी जो अमूल भी एक है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ही उसके साथ पार्टनरशिप की है और दे हैव परचेज्ड इट, समथिंग लाइक दैट। अमूल का भी इसमें एक मैंने एग्जाम्पल देखा था, यू कैन रिफर टू दैट ऑल्सो इफ़ यू वांट इन डेप्थ, राइट। बट फॉर नाउ ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, कीप इन माइंड दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम समवेयर एल्स, जस्ट to make sure that आपको cooperative society अच्छे से समझ में आए, right? Now next we will see is housing cooperative society. Okay, now housing cooperative society. Housing cooperative societies are a type of society that provides affordable housing to the middle and low income groups. जिनकी middle income होती है, middle class के लोग होते हैं, या जिनकी income low होती है, उनको ये लोग सस्ते में houses बेचते हैं. One becomes a member by purchasing share in the cooperative. Instead of owning the real estate, the members own a share in the entire corporation, which in turn gives them a house to reside in. मतलब एक पर्सन है, सपोज मैं हूँ, मुझे एक हाउस चाहिए, ठीक है, तो मैं गई कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास और मैंने उसमें अपना शेयर ले लिया। मतलब मैंने उनको कुछ पैसे दे दिए जितने में वो शेयर बेच रहे, और उतने में जब उन्होंने शेयर बेचा तो मैं वहाँ की क्या बन गई, मेंबर बन गई। तो जैसे ही शेयर हमने लिया उनसे, तो हम क्या बन गए, वहाँ के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम मेंबर बन गए तो हमने उनको बताया, मैंने बताया कि मुझे एक हाउस चाहिए, तो उन्होंने एक हाउस मेरे लिए अरेंज कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इकट्ठा सारे लोग ने हेल्प करके एक हाउस अरेंज कर दिया। नाउ यही क्या होता है, इससे हमें डायरेक्टली रियल एस्टेट, मतलब इससे हमें डायरेक्टली लैंड नहीं मिल जाता है, पर हमें एक रहने का वो हाउस मिल जाता है। सच सोसाइटीज़ आर कॉमनली फाउंड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन सिटीज़। मतलब ये सोसाइटीज़ कहाँ हमें देखने को मिलेगी, अर्बन और सेमी अर्बन सिटीज़ में। दे कंस्ट्रक्ट रेसिडेंस और फ्लैट्स एंड प्रोवाइड देम टू द मेंबर टू लिव इन। मतलब ये लोग ही साथ में मिलकर कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं या तो हाउसेस, और वहीं पे सारे लोग रहते हैं, या वो लोग क्या करते हैं, लैंड दे देते हैं, ठीक है। कलेक्ट द मनी इन इंस्टॉलमेंट, और बाद में इंस्टॉलमेंट में उनसे पैसे लेते रहते हैं। मतलब वो हाउस के पैसे लेंगे पर इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े अमाउंट लेंगे। इन अदर केसेस दे प्रोवाइड लैंड, जैसे उन्होंने वो लैंड भी दे सकते हैं टू द मेंबर्स हु देमसेल्व्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन रेसिडेंस, या अगर मुझे चाहिए तो मैं लैंड भी ले सकती हूँ और मेरे हिसाब से वहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। सो दिस वॉज इट, द बोथ एग्जाम्पल्स, इट विल बी हेल्पफुल नाउ फॉर फर्दर डिस्कशन। Now, Kendriya Bhandar, which provides various items to consumer, is a very big cooperative society. सच्ची में एक society है जिसका नाम है केंद्रीय भंडार. You can Google it. You will be able to do research about it. You can do research and get to know more about the same. Now, private NPO. जैसे हमने ऊपर क्या देखा था कि इनका मेन एम होता है अर्निंग प्रॉफिट। यूजुअली प्राइवेट कंपनीज का मेन एम होता है अर्निंग प्रॉफिट, बट प्राइवेट एनपीओ क्या होती है, उनका मेन एम होता नहीं है टू अर्न प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दीज आर एनपीओ, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर रन बाय इंस्टीट्यूशन सच एज ट्रस्ट, सोसाइटी एट्सेट्रा, लाइक चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गई, चैरिटेबल स्कूल हो गई, वेलफेयर सोसाइटी हो गई। Such production units provide services mainly with the aim of serving the member of society as a whole without any aim to earn profit। अब यहाँ पे इन लोग ने लिख दिया कि इनका एम कुछ होता ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, पर फिर भी इसको इस पार्ट में क्यों डाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्राइवेट है, मतलब ये गवर्नमेंट की नहीं होती है, ये प्राइवेट कंपनी चलाती है, पर इनका मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका मेन एम होता है हेल्प करना लोगों को। देयरफॉर ये प्राइवेट कैटेगरी में आती है, वरना इनका भी मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं है। सो दिस वॉज इट, हमने 5 देखे। फर्स्ट था सोल प्रोप्राइटर, 1 पर्सन, पार्टनरशिप था मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 20%, कंपनी था 2 होती है, प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मैक्सिमम अनलिमिटेड, एंड प्राइवेट एनपीओ में देयर इज नो सच लिमिट। नाउ गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट, जैसे हमने देखा एक प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट देखा, और नाउ विल सी गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट। Government provides a lot of service such as education, healthcare, law and order, post and telegraph, transport, telecommunication, broadcasting. Some of the organizations providing these services are run by department and ministry of the government. These are called departmental enterprises. तो जो गवर्नमेंट यूनिट्स चलाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे जो होता है वो पूरा गवर्नमेंट का है, ठीक है, या कोई भी एयरलाइंस भी है जो गवर्नमेंट चलाती है, उनको क्या जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट। या कोई भी सामान अगर गवर्नमेंट बना के बेचती है तो उसे भी क्या कहा जाएगा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट या
गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. सम एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस आर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आ गया, ठीक है. ऑल इंडिया रेडियो आ गया, दूरदर्शन जो चैनल आता है वो आ गया, विच आर सिस्टर कंसर्न ऑफ प्रसार भारती अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एट्सेट्रा. मतलब ये सारे किसका पार्ट है? अल्टीमेटली ये उसका पार्ट है, प्रसार भारती का. बट ये अलग अलग डिवाइडेड है, मतलब रेलवे है इसके अंदर, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, ठीक है. ये सारा सब कुछ गवर्नमेंट का ही है. गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस. और इन पे सारा डायरेक्ट कंट्रोल आता है गवर्नमेंट का. मतलब गवर्नमेंट चाहे तो कुछ दिखाने से मना कर सकती है दूरदर्शन चैनल को, वो चाहे तो कुछ दिखाने के लिए प्रमोट कर सकती है उस चैनल को. जो गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे ही होगा. गवर्नमेंट मतलब, जब अगर मैं बोलती हूँ गवर्नमेंट, मतलब कुछ लोग होते हैं जो इस काम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, वो इन सब चीज़ की देखभाल करते हैं. There is another type of government production unit which are supported and funded by the government but function independently. कुछ ऐसी होती है प्रोडक्शन यूनिट जो गवर्नमेंट ही बनाती है पर वो काम अकेले में करते हैं. मतलब वो गवर्नमेंट का इतना हेल्प नहीं लेते. मतलब जब उनको काम करना होता है इंडिपेंडेंटली करते हैं, जैसे कोई प्राइवेट हो, ठीक है, वो प्राइवेट जैसे काम करते हैं, पर वो बनाए कौन जाते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं. जैसे कि देर आर बिग कॉर्पोरेशन जो ऑटोनॉमियस होते हैं नेचर में. ऑटोनॉमियस यानी कि इंडिपेंडेंट, वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते. These units are non-departmental enterprises and are called public sector undertakings. और इनको क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. क्यों? क्योंकि वो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज नहीं है. यहाँ पे हमने दो देखा. एक देखा डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस जो ऊपर देखा, उसमें क्या था? सारा कामकाज गवर्नमेंट ही देख रही है, गवर्नमेंट ही सब चेक कर रही है सब सही से चल रहा है या नहीं. और अनदर इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करती है, ये बनवाती है, पर अल्टीमेटली काम किसको करना पड़ता है इसमें? प्राइवेट सेक्टर्स को. सम एग्जाम्पल ऑफ PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल क्या है? इंडियन एयरलाइंस, राइट, हिंदुस्तान मशीन हो गई, टूल्स, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. ये सारे जो कंपनीज है वो सारे गवर्नमेंट ने बनवाए हैं, पर इनमें काम प्राइवेट कंपनीज कर रही है. गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता है या बहुत लिटिल इंटरवेंशन होता है. नाउ फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट, लास्ट टॉपिक. इसमें हमने देखा था दो थे, एक था मल्टीनेशनल और एक था कोलैबोरेशन. A foreign production unit is located in the country but is owned by foreigner or non-resident of the country. In such production unit, the contribution of foreigner must be more than 50% of the total capital. Foreign production units ऐसे होते हैं, मतलब foreign कौन सी हम बोलेंगे कि ये foreign production unit है? ऐसी कॉरपोरेशन जहाँ पे या तो वो फॉरेन में ही है, ठीक है, मतलब वो हमारे लिए इंडिया रेसिडेंट कंट्री है, तो इंडिया के अलावा जो भी होगी वो फॉरेन होगी. तो जो इंडिया के बाहर काम कर रही है उसे फॉरेन कहा जाएगा. या तो हो सकता है वो इंडिया में ही है, पर यहाँ पे उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको अल्टीमेटली 50% से ज़्यादा, मतलब कि अगर उसमें कैपिटल हमने देखा था क्या होता है, उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो कंपनी में, सपोज ओके, सो लेट अस अज्यूम कि एक कंपनी है जहाँ पे 1000 रुपीज़ का कैपिटल लगा है. कैपिटल हमने देखा मशीन वगैरह होता है, राइट. उसमें से 50% यानी कि 50% कितना होता है 1000 का? 500. सो अगर 500 नहीं पर उससे ज़्यादा, मोर देन 50%, 501 भी अगर फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग अपना पैसा लगाते हैं, तो वो बन जाएगी फॉरेन कंपनी. सिंपल. टाइप के होते हैं ये भी, एक होता है मल्टीनेशनल और एक होता है कोलैबोरेशन. फर्स्ट इज मल्टीनेशनल. These are firms which have their main office in one country but have their business activities spread in many countries. मतलब उनका मेन जो काम होता है वो एक कंट्री में होता है, पर उनके बिजनेस अलग अलग कंट्री में भी होते हैं, ठीक है. इसका हम एग्जांपल देखेंगे. एक कंपनी है जो यूएस में, ठीक है, पर यूएस में तो मेन उसका हेड ऑफिस है, मेन काम वहाँ होता है, पर उसकी दूसरे काम दूसरी कंट्रीज़ में भी होते हैं. मतलब इंडिया में भी है उसका सेटअप, और जापान में भी है, अलग अलग कंट्रीज़ में, चाइना में भी है, पर उसका मेन काम यूएस में होता है. तो क्या कहा जाएगा? कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट. एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, कोला, पेप्सी कोला, जॉनसन एंड जॉनसन, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, सोनी, सैमसंग, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, नेस्ले, वोडाफोन, एयरटेल, LG, गूगल, फोर्ड मोटर्स, हुंडई. ये सारी कंपनीज एक कंट्री में नहीं, बहुत सारी कंट्री में, और उनका मेन काम एक कंट्री में होता है, खुद की कंट्री में, पर और भी काम जो इनके हैं वो दूसरी कंट्रीज में चलते रहते हैं. Now, collaboration. These are the production unit in which foreigners and domestic entrepreneurs participate jointly. यानी कि यहाँ पे इंडिया वाले लोग और फॉरेन वाले लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उसे कहा जाएगा कोलैबोरेशन. Such production units are partially
partly indigenous and partly foreign. यानी कि these are treated as foreign production unit in terms of ownership if more than 50% of total capital is contributed by foreigners or non-resident. ठीक है, तो जैसे एक कंपनी है वहाँ पे 51%, जैसे मैंने बोला 501 रुपीज़ जितना फॉरेनर्स ने लगाया है, उन्होंने अपना कैपिटल, उन्होंने अपना यूज़ किया है मनी और यहाँ पे कैपिटल डाला है, ठीक है। पर जो बचे हुए पैसे हैं ना वो इंडिया वाले लोगों ने लगाया है, ठीक है। सो 499 जितने पैसे जो है वो कौन लगा रहा है, इंडिया वाले लोग लगा रहे हैं, तो ही उसको हम मानेंगे कि फॉरेन प्रोडक्शन यूनिट है। पर उसको टर्म क्या कर देंगे, कोलैबोरेशन जैसा। जब साथ में आके इंडिया और फॉरेनर साथ में काम करेंगे एक कंपनी में तो उसे कहा जाएगा ये है कोलैबोरेशन, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर, little big, but we have done it right in 3 parts. I hope you understood all the chapter, whole chapter. Now I'll be sharing इसका जो highlighted part है, जो भी relevant highlighted part है वो I will be sharing on the Telegram. I again want to let you know that I share important updates on Telegram. So if you haven't joined yet, do join so that you get to know कि yes, I am sharing something and you get whatever relevant information you want. Right? I hope you understood the chapter. Keep studying and happy learning.